So students, in our last lecture we have discussed about what is dimension of a physical quantity. Then we have discussed what is dimensional formula of a physical quantity, or how do we write a dimensional equation for a physical quantity. Now in this lecture we will discuss about application of dimensional analysis. See, basically there are three applications of dimensional analysis. First is to convert a physical quantity from one unit system to another. अब ये क्या है? देखिए, अगर मुझे 1 सेंटीमीटर को 5 मीटर में चेंज करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं? या फिर मैं कहूं कि 1 मीटर, ये नहीं, ये यानी कि 1 सेंटीमीटर को मैं मीटर में चेंज करना चाहता हूं. सिंपली इतना है ना. बिकॉज सेंटीमीटर क्या है यहां पे? सेंटीमीटर कौन से यूनिट सिस्टम की यूनिट है? दिस इज फ्रॉम CGS यूनिट सिस्टम. वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर अबाउट इट. नाउ अगर मुझे, इसको छोड़ो, अगर मुझे इस सेंटीमीटर, इस CGS सिस्टम ऑफ यूनिट से मुझे अगर MKS सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करना है तो व्हाट विल आई डू? मैं उसको कैसे चेंज करूँगा? वी विल डिस्कस हियर यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. मैं उसको कैसे चेंज करूँगा, वी विल डिस्कस टुडेज लेक्चर. देन डायमेंशनल करेक्टनेस, द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन, यानी कि कोई भी इक्वेशन हमारी है तो वो करेक्ट है कि नहीं है ना. करेक्ट हो सकती है या फिर गलत है, इतना ही चेक कर पाएंगे. करेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट है, वी कैन नॉट एनालिसिस यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, बट वो करेक्ट हो सकती है या नहीं, इतना हम चेक कर सकते हैं. करेक्ट हो सकती है या वो गलत है. थर्ड, किन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में क्या रिलेशन है, वी कैन फाइंड यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. सो वी विल डिस्कस इट एज वेल. सबसे पहला है टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर. देखिए, इन वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज ऑफ और दिस चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट, वी हैव डिस्कस्ड दैट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे Q कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एन यू में, वेर एन क्या होता है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, और यू क्या होता है, यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी. लेट यूनिट वी आर कंसिडरिंग हियर लेंथ. लेंथ इज ए फिजिकल क्वांटिटी. मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 5 मीटर. अगर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ है 5 मीटर, तो ये लेंथ क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी है एक. मैंने इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया, 5 मीटर. तो यहाँ पे 5 क्या है, 5 इज न्यूमेरिकल वैल्यू, और आई कैन से n इन दिस फॉर्म. एंड व्हाट इज मीटर इज, मीटर इन दिस रिप्रेजेंटेशन इज u in this form, or I can say unit of length. Okay, now for same physical quantity, like मैंने लेंथ मेजर की, उसको एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में चेंज करना है. तो फिजिकल क्वांटिटी तो वही है. जैसे मैंने सपोज कीजिए 5 मीटर है, इसको मैंने सेंटीमीटर में चेंज करना है. तो व्हाट विल आई डू इज, एज आई नो देर आर 100 सेंटीमीटर्स इन 1 मीटर, देन हाउ कैन आई राइट 5 मीटर इन सेंटीमीटर्स, 500 सेंटीमीटर. ठीक है. बट यहाँ पे मैंने क्या किया, MKS या SI सिस्टम को CGS सिस्टम में चेंज कर दिया. यहाँ पे आई वॉज एबल टू चेंज इट बिकॉज आई न्यू दैट 1 सेंटीमीटर में कितने, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो मैंने चेंज कर दिया. बट इफ आई डोंट नो समथिंग विच आई डोंट नो, लाइक हाउ डू आई चेंज 1 न्यूटन विच इज a unit of force in SI unit, then I wish to change it into CGS system, then how will I change? तो ये हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. अब Q इक्वल टू N1 U1 का क्या मतलब है? देखिए,
अगर जैसे मैं 5 मीटर वाली ही बात करता हूँ, लेंथ मैंने मेजर की कितनी 5 मीटर, अब मैंने इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, कितना हो गया 500 सेंटीमीटर। तो उसको मैं अगर 5 मीटर बोलूँ तो भी वही रहने वाली है फिजिकल क्वांटिटी, तो जो लेंथ मैंने मेजर की है ना, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। और उसको मैं 500 सेंटीमीटर में बोलूँ तो भी वही है ना। तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को N1 U1 N2 इक्वल टू N2 U2 क्यों है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी तो वही है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरी यूनिट सिस्टम में बदल जाएगा, और उसका जैसे ये 5 से 500 बदल गया और उसकी यूनिट दूसरे सिस्टम में बदल जाएगी, लेकिन उसका मतलब उस 5 सेंटीमीटर का मतलब तो लेंथ, यही लेंथ का मतलब तो वही रहेगा कि मैंने 5 सेंटीमीटर मेज़र करी है, 500 सेंटीमीटर मेज़र करी है या 5 मीटर मेज़र करी है। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं N1 U1 इक्वल टू N2 U2। क्यों लिख सकते हैं, मैंने बता दिया है, और हमने जब पहले जब स्टार्ट हो रहा तब भी हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी। तो N1 क्या है, जैसे 5 मीटर, देन हमने चेंज कर दिया 500 सेंटीमीटर। तो N1 क्या है, ये वाला फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या है, इसका न्यूमेरिक वैल्यू है। U1 क्या है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या है, इसकी यूनिट है। N2 क्या है, सेकेंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड इन सेकेंड सिस्टम। और U2 क्या है, व्हाट इज U2 हियर इज U2 इज यूनिट इन सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखिए यहां से देखिए N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 तो हो गया। अब हमें क्या नहीं फाइंड क्या करना है, इस पर हमें दूसरे सिस्टम में जिसमें चेंज करना है उसमें न्यूमेरिकल, जैसे N1 U1 है, ये फर्स्ट में हो गया, ये फर्स्ट में उसकी यूनिट होगी। अब हमें चेंज करना है कि अगर हम किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करते हैं तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो यहाँ से देखो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, तो N2 मेरे को फाइंड करनी है, तो व्हाट विल आई डू इज U2 का इधर डिवाइड कर दूंगा, तो N1 U1 अपॉन U2 हो गया ना, सिंपल मैथ से ये नीचे इसको डिवाइड कर दिया तो N2 इधर रह गया। अब हम कंसिडर करते हैं कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी हम मेजर कर रहे थे उसकी मास, लेंथ और टाइम में डायमेंशन ABC थी। मतलब क्या है कि उसकी मास हम ऐसे लिख रहे थे ना, M1 L1 T2 ऐसे कुछ है ना। तो अगर उसका मास में डायमेंशन A है, लेंथ में उसका B है और T में उसका C है, हमने ये कंसिडर कर लिया। और वो फर्स्ट ये तो हम फॉर दैट फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन फॉर्मूला इन फर्स्ट सिस्टम के लिए हम उसको M1 L1 T1 कंसिडर करते हैं, लिख लेते हैं, और सेकंड के लिए M2 L2 और T2 लिख लेते हैं। अब इनके डायमेंशन क्या हमने देख लिए ABC, तो ABC हो गए। तो ये वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, विल पुट इन दिस फॉर्मूला दिस। तो N2 क्या लिखेंगे, ये देखिए N2 इजक्वल टू N1, ये हम क्या पुट कर रहे हैं U1 की वैल्यू हमने यहाँ पे देखिए ना कि उसको M1 L1 T1 क्यों लिखा कि वो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में है, और ABC हमने कंसिडर कर लिया उसकी उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस। और ये L2 ये सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में है, और यही उसकी जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्लियरिटी इसमें हो रहेगी। तो N2 इक्वल टू क्या हो गया M1 M1 अपॉन M2 M1 है ना। तो जब हम देखते हैं ना कि जब तो इसको M1 अपॉन M2 के साथ क्या लिख दिया पावर A, L1 अपॉन L2 के साथ क्या लिख दिया पावर B, T1 अपॉन T2 के साथ पावर क्या लिख दिया C। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। ये केवल डेरिवेशन है, आपको अगर क्लियरिटी नहीं आई तो हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी बिल्कुल। अब हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ फोर्स इन MK सिस्टम इज, यानी कि हमने MK सिस्टम में ऐसा यूनिट में न्यूटन होता है किसका, फोर्स का यूनिट। तो 1 न्यूटन किसी जैसे 5 न्यूटन 6 न्यूटन ऐसे होता है, तो उसने दे दिया कि वैल्यू 1 न्यूटन है, तो इस 1 न्यूटन की वैल्यू CGS सिस्टम में कितनी होगी, हमें वो लगाना है N1 U1 इक्वल टू N2 U2। N1 यहाँ पे क्या है 1 न्यूटन गिवन है ना, तो 1 तो क्या हो गया इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1, न्यूटन क्या हो गया इसकी डायमेंशन। हमें फाइंड क्या करना है N2 फाइंड करना है हमें, है ना, और U2 इसकी क्या होगी वो देखेंगे। तो N2 का लिए फॉर्मूला क्या था, N2 इक्वल टू N1 है ना, M1 की A की पावर A, L1 की B,
T1 T2 की C। अब ABC क्या होता है, उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशन क्या होती है वो देखते हैं। जैसे फोर्स की बात हम कर रहे हैं तो देखो इस प्रोसेस को समझना, फिर आपको सब समझ आएगा। तो ये तो हमने फॉर्मूला निकाला था वो। अब हमें ABC क्या फाइंड करने होते हैं, जैसे हम यहाँ पे क्या निकाल रहे होते हैं, फोर्स की बात कर रहे होते हैं, तो फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। देखो मैं आपको निकाल के बता देता हूँ बिकॉज आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे कल वैसे मैंने बताया लास्ट लेक्चर में, तो उसको छोड़ दूँ, कोई बार बार रिपीट करने की एक ही चीज़। अगर दूसरी कोई फिजिकल क्वांटिटी आएगी तो उसको मैं निकाल के बताऊँगा, तो आपको थोड़ा फील भी आएगा। चलो निकाल देता हूँ। F इक्वल टू क्या होता है, एम ए, तो मास का था हो गया m, और ये एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। तो वेलोसिटी के लिए क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ, तो L अपॉन टी। तो वेलोसिटी का क्या हो गया, इसकी वैल्यू रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसको कैंसिल करता हूँ। वेलोसिटी का तो हो गया L अपॉन टी, और नीचे टी है ना। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे भाई, नीचे L अपॉन टी है, नीचे 1 है, 1 लिख सकते हैं ना, नीचे टी है तो इसको किसी भी नंबर के नीचे 1 तो लिख सकते हैं, तो इसको सोल्व कर सकते हैं। एक्सटर्नल इंटरनल, एक्सटर्नल क्या हो गया L, इंटरनल क्या हो गया T², तो क्या हो गया, इसको देखो कंबाइंड ही लिखो, M1 L1 और ये T-2। अब मैंने क्या सोल्व किया है आपको पता चल गया होगा, है ना। नहीं क्या होता मैं पहले कर चुका हूँ, तो अब वीडियो बड़ा हो जाता है। फिर डाउट हो तो कुछ भी पूछा करो, मैं बोल रहा हूँ मैसेज कर दिया करो मुझे, मैं आपको रिप्लाई अच्छे से जैसे भी आपको समझ आएगा मैं कोशिश करूँगा समझाने की। अब देखिए, तो ये ABC की वैल्यू यहाँ पे हमने मिल गई, तो इस फॉर्मूले में हमने ABC की वैल्यू रख देनी है ना। ABC की वैल्यू हमने रखने देनी है। अब देखिए हमारी फर्स्ट जो इसने क्या बोला, न्यूटन, वो किस में था, MKs में बोला कि MKs में है, तो उसको CGS में बदलनी है। तो M1 किस में है, CGS में क्या होता है, मास M1 CGS में क्या होता है, kg में। लेंथ किस में होती है, मीटर में। और टाइम किस में होता है, सेकंड में, सॉरी MKs में। और बदलना किस में हमें, CGS में। तो CGS में मास किस में होता है, ग्राम्स में। लेंथ किस में होती है, सेंटीमीटर में। और टाइम तो वो भी सेकंड में होता है। और 1 1 2 किसकी वैल्यू रख दी, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 1 जैसे ये फोर्स का हमने ये लिख लिया था ना, लिख लिया डायमेंशन। तो यहाँ से A क्या हो गया 1, B क्या हो गया 1, C क्या हो गया -2। तो ये वैल्यू रख दी। अब हमें चेंज किस में करना है, CGS में चेंज करना है, किससे, MKs से। तो 1 kg में कितने सेंटीमीटर होते हैं उसको यहाँ पे लिख देंगे। 1 kg में कितने सेंटीमीटर होते हैं, सॉरी 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम हमें पता है। तो नीचे इस 1 kg की जगह क्या लिख दिया, 1000 ग्राम्स। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, है ना। मीटर को हमने CGS में बदलना है, तो मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, 100। उस 1 सेकंड में तो 1 सेकंड ही होता है, तो सेकंड रख दिया। अब देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। तो 1 था यहाँ पे, 1 इंटू ये क्या होगा 10⁻3, इसको लिखते हैं ना ऐसे, जितनी जीरो होती है उसकी पावर 3, 10⁻2 और ये 1 हो गया। तो कितना हो गया 10⁻5। तो 1 न्यूटन इजकल टू क्या आ गया, 1 न्यूटन इजकल टू क्या आ गया 10⁻5, ये तो आ गया। अब इसकी क्या होती है, अब ये ध्यान रखो कि CGS सिस्टम में फोर्स की जो यूनिट होती है वो डाइन होती है। जैसे जैसे SI में क्या होता है, F इक्वल टू MA। तो M क्या होता है, kg में लेते हैं उसमें, और एक्सेलरेशन को क्या लेते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको कंबाइंडली हम SI सिस्टम में न्यूटन बोलते हैं। सिमिलरली अगर CGS सिस्टम की बात करें फोर्स के लिए क्या होगा, मास किस में होता है, ग्राम्स में। एक्सेलरेशन वही मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड, सॉरी सेंटीमीटर लिखना भाई यहाँ पे, है ना CGS में। और इस ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर को डाइन बोलते हैं, है ना। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी 10⁻5 डाइन। तो 1 न्यूटन इक्वल टू क्या हो गया 10⁻5 डाइन। अब इसको देखो आराम से, कुछ डाउट हो तो पूछो बेफिक्र होकर। अब देखते हैं दूसरे इसकी एप्लीकेशन क्या है। दूसरी एप्लीकेशन है किसी इक्वेशन को चेक करना कि वो सही हो सकती है या नहीं। होगी हम नहीं कह सकते हैं इससे। तो पहले हम कुछ चीज़ें देखते हैं इसकी। फर्स्ट, ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विच हैव द सेम डायमेंशन। और इस प्रिंसिपल को हमारे होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन भी बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ
कि डायमेंशन देखो लेंथ की तो लेंथ की और लेंथ की सेम रहेगी डायमेंशन, तो उसका मतलब यह है कि लेंथ में ही लेंथ मेजर कर सकते हैं। जैसे हम बात करें कि मैं 5 मीटर चला और 1 केजी उठा के लाया, तो क्या आप 7 मीटर थोड़ी बोल दोगे। जब भी कुछ मेजर कर रहे होगे तो लेंथ में लेंथ ही ऐड करते हैं वैसे जनरली, मास में मास करते हैं, टाइम में टाइम करते हैं, तो टाइम और मास में करेंगे तो क्या होगा, नॉट पॉसिबल। इसीलिए जब हम लिखते हैं, जब डायमेंशन हम किसी की भी लिख रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे M1 L1 L जैसे कुछ लिख दिया मैंने, सपोज करो एग्जांपल देखते हैं ना, V इज इक्वल टू U प्लस AT है। V की क्या होती है, वेलोसिटी के लिए डायमेंशन क्या लिखते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, तो लेंथ के लिए क्या होता है L, टाइम के लिए क्या होता है T, तो LT-1। ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसके लिए भी एक्सेलरेशन की क्या होता है, ऐसे लेंथ वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी का हमें पता ही है, ये वाला, ये वेलोसिटी क्या है LT-1 एल के लिए, तो एक्सेलरेशन ऑफ V/T होता है, तो T की पावर 1 है तो ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो LT-2। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या था कि जैसे यहाँ पे LT-1 है, तो अगर जो भी एक एक टर्म जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा तो उसमें एक एक टर्म होगी, जैसे U है तो U की भी अगर ये इक्वेशन सही करनी है, अगर ये इक्वेशन सही है तो इसके लिए जो ये P है हर एक टर्म में वही होनी चाहिए। AT, तो AT का दोनों कंबाइंडली यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन बीच में है, तो ये कंबाइंडली वही LT-1 होना चाहिए, जब ये करेक्ट होगी, नहीं तो गलत होगी। समझ गए, ये इसका मतलब है। अब ये एक पॉइंट मैंने और लिखा था, वो छूट गया शायद, मैं कर नहीं पाया उसको, मैं उसको बता देता हूँ, है ना, NCERT में से है, वो से लिख लेना उसको। एक पॉइंट और लिख लेना कि यूनिट और डायमेंशन में जब मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवाइडेशन हो रहा होता है ना, तो वैसे ही होता है जैसे अपन सिंपल ऑर्डिनरी अलजेब्रा कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल देखो, इसको लिखना जरूर है ना, भूल जाते हो आप। जैसे M1, जैसे हम कर भी रहे हैं इतनी देर से, वही तो कर रहे हैं, जैसे M1 L1 T1 इंटू LT2 लिख दिया, तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो सिंपल में क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन में कि जब बेस सेम होता है तो क्या होते हैं, पावर को जोड़ देते हैं, तो M1 तो यहाँ पे M1 रह जाएगा, L1 क्या है, इधर भी एक है इधर भी एक है, तो बेस सेम है तो पावर जुड़ गए, L2। T क्या है, सपोज ऐसे एक और ले लेते हैं इसकी, यहाँ पे इसमें T भी नीचे है ना। अब T क्या है, इधर एक है इधर दो है, लेकिन ये एक है तो एक से एक तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच गया, 1 बच गया, 1 यहाँ पे, तो T2। मतलब जब भी मल्टीप्लिकेशन और जैसे और डिविडेशन होता है तो इस तरह से हम जैसे सिंपल अलजेब्रा में करते हैं उस तरह के यहाँ पे कर लेंगे। आगे बात समझ, अगर कोई डाउट है तो मैं बोल रहा हूँ, डाउट है तो आप पूछो मुझसे। अब देखिए करेक्टनेस चेक करनी है, चेक डायमेंशन कंसिस्टेंसी ऑफ ए होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन गिवन है, ये सही है कि नहीं है, ये चेक करनी है। इसमें क्या बोल रहा है, एक्स क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है बाय द पार्टिकल इन द टाइम टी क्या है, टाइम है, विच स्टार्ट फ्रॉम द टाइम पोजीशन एक्स नोट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है, ये तुम जान चुके हैं। एंड इनिशियल वेलोसिटी ये है और ये वी और टी है, ये एक्सेलरेशन और टी है। इस क्वेश्चन को चेक करना है, हम सारे पता चल गया, ये लेंथ है, ये वेलोसिटी है, टाइम है, ये एक्सेलरेशन है और टाइम है। तो लेफ्ट साइड में क्या है, एक्स, तो उसकी क्या आएगी, लेंथ आ गई। लेंथ के लिए क्या होता है, डायमेंशन L, एक्स नोट है क्या है, लेंथ, तो उसके लिए भी लेंथ आ गया। हमने क्या बोला था कि कोई भी इक्वेशन जब ही सही हो सकती है जब उसकी डायमेंशन सही हो, अन्यथा अगर वो डायमेंशन सही हो तो सही हो सकती है, सही होगी या नहीं है, अगर डायमेंशन उसके गलत है तो वो गलत होगी। और इसके लिए हम क्या देखा था कि एडिक्शन और सब्ट्रैक्शन होता है तो जो डायमेंशन है उसकी हर एक टर्म के लिए सेम होनी चाहिए। जैसे इसके लिए जो डायमेंशन आएंगी इसी के लिए आएगी, प्लस आ गया बीच में तो इसके लिए भी वही आएगी, प्लस आ गया बीच में तो इसके लिए भी वही आएगी, जब ही वो करेक्ट होगी। अब ये तो हम देख चुके हैं। वी नोट टी, वी नोट क्या होता है, वी की हम निकाल के देख चुके हैं, अभी L माइनस टी होती है, टी का मतलब टी, तो यही बात होगी 1, वो इसकी पावर 1 है, 1 से 1 क्या होगी, पावर 0,
अभी यही तो देखा कि हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सिंपल अलजेब्रा की तरह करते हैं, तो माइनस टी की पावर यहाँ पे -1 थी, यहाँ पे 1 थी, तो दोनों ऐड होगी तो जीरो की टी की पावर जीरो का किसी भी पावर, किसी भी नंबर की पावर या किसी भी पावर जीरो होती है, मतलब वो 1 हो जाता है, तो ये 1 हो गया, है ना। तो मतलब इसकी डायमेंशन क्या आ गई, इसकी डायमेंशन क्या आ गई, एल। मतलब यहाँ तक भी सही है हमारी इक्वेशन। अब ए² देखते हैं। अब ये भी हम देख चुके हैं पिछले एग्जाम्पल में कि एक्सेलरेशन का t-2 होता है, और t² मतलब t का t होता है, अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर 2, तो t की पावर 2, ये भी सेम भी वही बात है कि t-2, t की पावर 2, -2 + 2 जीरो हो गया, तो t की पावर कितना हो गया, जीरो, वो 1 हो गया। तो अगेन ये लेंथ आ गई। मतलब हमारी इस इक्वेशन, देखो ये होता है ना क्या बोलते हैं उसको, कॉन्स्टेंट, ये वाले 1 2 3 इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो हमारी हर टर्म में क्या आ गई, डायमेंशन एल। मतलब हमारी इक्वेशन सही हो सकती है, सही है कि नहीं ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये वाले सही है कि नहीं है। हम केवल ये बता सकते। अब देखो ये स्टेटमेंट भी अगला यही कहता है, इफ एन इक्वेशन फेल्स द कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट इट प्रूव्ड रॉन्ग। यानी कि अगर जब हमने डायमेंशन चेक करी है, अगर किसी इक्वेशन में वो डायमेंशन सही नहीं आती, यानी कि हर एक टर्म की जो मैं बताया कि वो डायमेंशन नहीं, अगर वो सही नहीं आती है तो मतलब वो गलत है। बट इट पासेस, अगर हम डायमेंशनली पास हो गए वहाँ से, या जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, इट इज़ नॉट प्रूव राइट, वो राइट प्रूव नहीं होती है। थस द डायमेंशनल करेक्शन इक्वेशन नीड नॉट बी एक्चुअली एन एग्जैक्ट इक्वेशन बट डायमेंशनली रॉन्ग इनकरेक्ट। यानी कि अगर कोई इक्वेशन, इसका मतलब ये कि इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो वो एग्जैक्ट सेम है, जो होनी चाहिए वही है, वो हम नहीं कह सकते। लेकिन कोई अगर इक्वेशन डायमेंशनली अनकरेक्ट है, डायमेंशनली गलत है, तो हम 100% कह सकते हैं कि वह इक्वेशन गलत होगी। अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज देखिए हमें डायमेंशनल तो केवल फिजिकल क्वांटिटीज़ की ही निकाल सकते हैं, जो उनके मैग्नीट्यूड होते हैं। जैसे हाफ AT² है, तो A और T² की ही हम चेक कर सकते हैं। A क्या है, वो हाफ होना चाहिए या 2 होना चाहिए एक्चुअल फॉर्मूला में, वो हम इससे पता नहीं चला सकते। सो दैट इज फ्रॉम हियर। नाउ एग्जाम्पल देखते हैं। Let us consider an equation. It is given that m is mass and the body v is the velocity, g the acceleration. तो चेक करो ये ठीक है कि नहीं है। देखो यहीं पे चेक कर लेते हैं इसको। मास की क्या होती है, एल, मास वो तो पता ही है। वी की हम बहुत बार निकाल सकते हैं, बार दोबारा नहीं निकालूंगा मैं। तो एल t-1 होती है, इसकी इसका स्क्वायर है, और इक्वल क्या है, mgh। मास क्या है, m, g क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन भी हम देख चुके हैं क्या होती है, एल t-2, और एच क्या है, हाइट है। हाइट मतलब लेंथ ही है, तो इसकी भी क्या हो गई, एल हो गई। अब देखिए इधर क्या हो गई, स्क्वायर है, एम तो m1 का तो m1 रह गया, एल स्क्वायर है, ये है ना स्क्वायर है, तो हम देखा कि मल्टीप्लिकेशन में वो जुड़ जाएगी, तो एल स्क्वायर, टी की पावर माइनस है उसका स्क्वायर हो गया, तो t-2 हो गया। इधर से देखें m1 है, एल एक ये है और एक ये है, तो क्या होगी, L2 होगी, और t-2 है, t-2 है। तो m1 L2 t-2 इक्वल टू m1 L2 t-2, मतलब दोनों तरफ सेम है, मतलब इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। देखो देखो सॉल्यूशन भी गिवन है, वही हमने किया जो ये, हाँ ठीक है, m1 L2 t-2, और ये तो मास की होगी, ये वेलोसिटी की होगी, तो स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर करोगे तो ये हो गया, ये बन गई। राइट साइड में m हो गया, L2 यहाँ टू सही है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है। और जो लास्ट एग्जांपल किया था उस एग्जांपल में भी आप ये से लिख सकते हो, द डायमेंशन ऑफ एल आर द सेम एंड हेंस द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब ये दिस इज ऐसा यूनिट ऑफ जूल, इसमें बोला है कि ये जो एनर्जी है, बिकॉज आप पढ़ो इसको, तो कैसा यूनिट ऑफ एनर्जी की ऐसा यूनिट ये है, दैट ऑफ स्पीड वी, स्पीड इसमें जो है स्पीड की ये होती है, एक्सेलरेशन की ये होती है, यूनिट बता रहा है ये, विच इज़ द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी गिवन बिलो इज रूल्ड आउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी जो है वो है गलत होगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी है ना एक तरह की, तो हम यहाँ से पहले देखते हैं कि एनर्जी की इसकी रियल जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी। तो उसने यूनिट क्या बताई, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। इसने रियल में क्या बता दी, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। kg क्या है, मास है, तो मास के लिए क्या हो गया m1, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ है, तो लेंथ का स्क्वायर है, तो स्क्वायर, तो L2, सेकेंड इनवर्स सेकेंड -2 है, तो t-2 हो गया, है ना।
भाई सेकंड के लिए टाइम के लिए क्या होता है टी, तो सेकंड इनवर्स के लिए इनवर्स टू स्क्वायर के लिए क्या होगा -2। तो ये तो एक्चुअल में है। पहला चेक करते हैं एम स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो एम स्क्वायर के लिए क्या होगी एम स्क्वायर, बी स्क्वायर की क्या होगी, हम बी के लिए बहुत बार देख चुके हैं LT-1 का स्क्वायर, तो एल का स्क्वायर होगा तो क्या हो गया, देखो नीचे चेक कर लेते हैं, एल का स्क्वायर एम तो स्क्वायर हो गया, एल का स्क्वायर होगा तो एल का अच्छा क्यूब है वो, क्यूब ये बना ना, तो क्यूब होगी तो क्यूब, ट्यू का क्यूब होगा तो -t का क्यूब, तो क्या बन गई m2 L³ t-क्यूब। लेकिन हमारी एक्चुअल में तो क्या है ये वाली, और कोई भी इक्वेशन ये गिवन है m स्क्वायर v स्क्वायर, तो कोई भी इक्वेशन सही जब होगी जब दोनों तरफ क्या होंगे ये वाले इक्वल होंगे। ये तो अगर केस डायरेक्टली यही दे रखा है तो ये तो इक्वल होंगे, और अगर कोई इसके साथ पॉजिटिव में और दे रखा है तो ये भी वही होना चाहिए जो ये है, इसके साथ पॉजिटिव वाला भी वही होना चाहिए, है ना। ओके नेक्स्ट चेक करते हैं, तो पहली तो गलत होगी, रूल आउट होगी। सेकंड 1/2 एम स्क्वायर है, तो 1/2 का तो कोई मतलब नहीं, डायमेंशन होती नहीं है, इसीलिए तो हमने वो स्टेटमेंट दिया कि वो सही हो गया नहीं, हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। एम का क्या होगा m1, स्पीड का अगन LT-1 और इसका स्क्वायर करो, तो m1 तो m1 रह गया, एल स्क्वायर आ गया इधर, t-2 आ गया, तो क्या होगी m1 L2 t-2, जो कि हमारी इक्वल जो एग्जैक्ट है उसके सही आ रही है, तो ये क्या होगा, ये सही आंसर होगा, मतलब ये रूल आउट नहीं होगा, ये सही है। सी की बात करें, F = K = MA, तो M की तो क्या हुई M1, A क्या होता है L1 t-2, हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार अभी इसी आज के दिन में, एक्सेलरेशन की क्या होती है, तो ये भी अलग है ना, हमारे उस एक्चुअल के इक्वल नहीं आ रही है, के इक्वल नहीं आ रही है ना, K = MA है, इसका मतलब क्या हुआ, इधर जो डायमेंशन आएगी वो भी इधर भी सेम आना चाहिए, तो आ नहीं रही, तो ये भी रूल आउट हो गया। अब 3/16 MV² आएगा, अगेन m1 के लिए m, v के लिए LT-1 का स्क्वायर, तो वो आ गया L² t-2, तो m ये क्या आ गया m1 L2 t-2, मतलब अगेन वो सेम आ रही है k की जगह इक्वल, तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, डायमेंशनली करेक्ट हो गई। नेक्स्ट E है, E में क्या हो रहा है 1/2 mu², ये तो हम चेक कर सकते हैं, ये वाला पोर्शन तो सही है, लेकिन MA के लिए हमने देखा था वो आया था, अभी वो गलत आया था, तो इक्वेशन सही कब होती है, जैसे ये है A + B + C, तो इसके लिए जो डायमेंशन आई ना, हम पहले भी अभी डिस्कस किया हमने, हमारे फर्स्ट सेकंड रूल जो पढ़ा था, वही डायमेंशन इसकी भी आनी चाहिए, इसकी भी आनी चाहिए, इसकी भी आनी चाहिए, जब भी हमारी करेक्ट होती है डायमेंशन। और अगर केवल अकेला ही होता है, केवल अकेला ही होता है, तो जो इसकी होगी तो वही इसकी होगी, तब वो सही होता है, तो हमारी ई भी गलत हो गई है। अब देखिए लास्ट में तो मैंने थोड़ा फास्ट चलाया, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बिना किसी झिझक से मुझे पूछ सकते हैं, बिकॉज मैं जो भी बोल रहा हूँ, मैं जो भी लिख रहा हूँ, वो आपको जब तक नहीं आता है तो मुझे भी अच्छा फील नहीं होगा, और आपको तो पढ़ना ही है, तो आपको भी आएगा नहीं, तो आपको कहाँ से अच्छा फील होगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।